हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार गुड आफ्टरनून मैम। आप सभी चेक कर लो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? यस मैम। एक बार प्रीवियस क्लास का बता दो, कहाँ तक हो गया था? हाँ जी, प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक बार रिकॉल कराओ। मैम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ रहे थे। उसमें तीन टाइप्स देके तीन टाइप्स के रूट्स रहा तो कैसे कैसे फाइंड आउट करना वो देके। नहीं, उससे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, वो क्या थी? किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस किए पहले। नहीं, मेन ऑब्जर्व क्या की थी हमने? क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन? y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर की आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन कुछ इम्पोज नहीं कर रखा, जस्ट आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ से आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू 0। यस मैम। जब कोई इनिशियल कंडीशन इम्पोज नहीं कर रखी तो बाय हिट एंड ट्रायल से सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। कौन सा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब मैं इसके अंदर इनिशियल कंडीशन को इम्पोज करा दूं कि y एट x नॉट पे मेरी अल्फा है, y का डेरिवेटिव एट पॉइंट x नॉट पे बीटा है, फिर आपसे कोई पूछे कि इस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में क्या कहोगे, तो फिर आप कहोगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस मैम। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें कब मिलेंगे? हमने ये देखा कि जब मेरे ये अल्फा बीटा 0 हो जाए। इफ अल्फा बीटा मेरे 0 हो जाए और डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी होमोजेनियस टाइप की है तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा। जब हमने इनिशियल कंडीशन को इम्पोज कर दिया, एक्स नॉट चाहे कुछ भी हो, अल्फा बीटा मेरे 0 है, तो वो जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो मेरा y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर अल्फा बीटा 0 ना होके कोई और वैल्यू आ जाए, वहां पे नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो सॉल्यूशन होगा इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशन पे। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है सॉल्यूशन को लेके, जो कि हमने कहाँ से देखी थी? फंडामेंटल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से। तो ये पीछे का जो काम है ना, इसको भूलो मत। एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की और वो आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन बता दो। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपसे सॉल्यूशन के बारे में, थोड़ा सा सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पूछेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, कन्वेक्स है, कॉनकेव है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछ लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन पूछ लेंगे। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में देखा कि तीन केस बन सकते हैं कि जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल आ जाएं तो जो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है
वो हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू c1 e टू की पावर लैम्डा 1x प्लस में c2 e टू की पावर लैम्डा 2x। जनरली हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। और ये सॉल्यूशन हमने इस तरीके से क्यों फ्रेम किया, क्योंकि हमें अपना जनरल सॉल्यूशन क्या था कि दो एलआई सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो e टू की पावर लैम्डा 1x, e टू की पावर लैम्डा 2x, e टू की पावर लैम्डा nx, ये मेरे कैसे सॉल्यूशन है, सारे के सारे एलआई सॉल्यूशन है। तो एलआई सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। फिर जब मेरे रूट्स रिपीट कर जाए तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको li बनाने के लिए सॉल्यूशन को। तो जब मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो उसमें अगर मेरे दोनों रूट्स रिपीट हो जाए तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट बनेगा c1 प्लस में c2x e टू की पावर लैम्डा 1x। और जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स टाइप की आ जाए तो जो रियल पार्ट है उसको हम एक्सपोनेंट के साथ ले जाएंगे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनेगा, e टू की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस में c2 sin बीटा x। और फिर हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैंने आपको एक टिफर का क्वेश्चन दिया था, आप सबने सॉल्व किया? हाँ जी, किया कि नहीं किया? ये जो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स सॉल्यूशन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, ये गेट का क्वेश्चन था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो। हाँ जी बताओ। मैंने कल आपको एक टिफर का क्वेश्चन दिया था, वो आप सबने सॉल्व किया कि नहीं? नहीं किया? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है आप सबको? यस मैम आ रही है। फिर क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं किया? मैम यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अभी किया है? यस मैम। कल क्यों नहीं किया? नहीं की थी मैम। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो देख लेना उसको फिर से, ठीक है? ओके मैम। कल हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 7 to 8 ईयर के, चाहे वो नेट के हों, गेट के हों, जैम के हों, मिक्स क्वेश्चन हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट हो लास्ट 7 to 8 ईयर तक के, तो आप वो सारे डाउट्स अपनी ग्रुप में शेयर कर देना, उनको मैं ऐड कर दूंगी। और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे वो तो मैं कल डिस्कस करूंगी ही। ओके मैम। हमने ये फर्स्ट रिजल्ट देख लिया, अभी अभी देखा कि y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0 ऑलवेज हैज अ बाउंडेड सॉल्यूशन विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ऑब्जर्वेशन से भी था, या फिर आप ये देख सकते हो कि जब इनिशियल कंडीशन इम्पोज कर दी जाए और उसके अंदर मेरे अल्फा बीटा 0 हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, एक्स नॉट चाहे मेरा कुछ भी हो। या फिर आप देख सकते हो कि सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसके सॉल्यूशन लिखने की 3 पॉसिबिलिटी हैं। उन तीनों पॉसिबिलिटी में अगर C1 C2 मेरे 0 बन जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बनेगा, ये तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि इफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल और इक्वल, यानी कि फर्स्ट टू केस के बारे में बात हो रही है कि जब इस सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले वो रियल एंड अनइक्वल आए और इक्वल का केस हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मेरे
अनबाउंडेड होंगे ऑन आर के ऊपर। कल हमने क्लास अपनी यहीं पे एंड की थी, तो ये ऑब्जर्व किया कैसे। और क्लोज्ड इंटरवल पे सॉल्यूशन मेरे बाउंडेड होंगे। और थर्ड नोट है कि एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को अगर बाउंडेड एंड पीरियोडिक होना है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे कैसे होने चाहिए, प्योरली इमेजिनरी टाइप के, यानी कि रियल पार्ट मेरा जीरो होना चाहिए। दैट इज a इक्वल टू जीरो, b पॉजिटिव। a इक्वल टू जीरो होने का मतलब है y डैश का कोफिशिएंट जीरो बन जाए, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो मेरे बाउंडेड भी होंगे, पीरियोडिक भी होंगे। ये आप सबने कल ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, ये बताओ। यस मैम, की हूँ। कैसे? मैम बाउंडेड रहने के लिए ई रेस टू अल्फा एक्स है ना, वो रिमूव हुआ तो साइन एक्स कॉस एक्स का बॉन्डेडनेस रहता है। ये ई रेस टू अल्फा एक्स जाएंगे, इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जैक्टली थर्ड का प्रूफ क्या था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले और रूट्स मेरे आए कॉम्प्लेक्स टाइप के। कॉम्प्लेक्स टाइप के जब रूट आए तो सॉल्यूशन का फॉर्म मेरा ये बनेगा y ऑफ x इक्वल टू e टू की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस में c2 sin बीटा x। अब इस सॉल्यूशन को बाउंडेड होना है तो उस पर क्या कंडीशन आएगी। देखो cos और sin तो मेरे बाउंडेड भी है, पीरियोडिक भी है। अनबाउंडेड किसकी वजह से बन रहा है ये सॉल्यूशन, e टू की पावर x में जो ये अल्फा है इस पे। अगर इस सॉल्यूशन को बाउंडेड होना है तो डेफिनेटली मुझे इस अल्फा को जीरो लेना पड़ेगा। अल्फा जीरो हो जाएगा तो मेरे जो रूट्स है वो क्या आ जाएंगे, आयोटा बीटा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब हमने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके देखा। सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे, जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएंगे बीटा स्क्वायर। अब अगर आपके पास इस टाइप की ऑक्सिलरी इक्वेशन है एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, अब इसके सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे, माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, बी। तो यहां से आया a इक्वल टू जीरो और b मेरा पॉजिटिव है। तो a इक्वल टू जीरो और b पॉजिटिव है तो एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है मेरे वो बाउंडेड एंड पीरियोडिक होंगे। इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास इस टाइप की सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, और सॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि वो बाउंडेड है, पीरियोडिक है, क्या है, ऐसे ऑप्शन बना के दे रखे हैं, तो आप ये देख लेना वहां पे कि y डैश का कोफिशिएंट यानी कि a की वैल्यू जीरो और y का कोफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो होंगे वो मेरे बाउंडेड एंड पीरियोडिक होंगे। आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है वहां पे। कल की क्लास के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था तो आप उसको इस रिजल्ट से भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है y डबल डैश प्लस 100y इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ऑप्शन बना दिए जाए बाउंडेड एंड पीरियोडिक, अनबाउंडेड एंड नॉन पीरियोडिक, ऐसे करके, तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करने बैठोगे अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है। अब रिजल्ट पता है तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। यहाँ पे y डैश का जो कोफिशिएंट है a वो जीरो है और y का जो कोफिशिएंट है b वो मेरा पॉजिटिव है। तो बाय रिजल्ट हम बोल सकते हैं एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मेरे बाउंडेड एंड पीरियोडिक होंगे। समझ में आया थर्ड का प्रूफ? यस मैम। अब आ जाओ सेकंड के प्रूफ पे। इफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल और इक्वल, दोनों का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मेरे अनबाउंडेड होंगे ऑन आर के ऊपर और क्लोज्ड इंटरवल पे बाउंडेड होंगे। ये कैसे ऑब्जर्व किया आप सबने?
मैम सेम जो डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड अनइक्वल के लिए लिए थे ना, सेम वही आता है। यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उतना ही मैम। यहाँ पे भी बॉन्डेडनेस नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसलिए। जब आपने इसका ये देखा कि रियल एंड अनइक्वल के केस में सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये बनता है कि नहीं, यस मैम। और रियल एंड इक्वल के केस में सॉल्यूशन का फॉर्मेट मेरा ये बनता है। अब इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर C1 C2 में से कोई मेरा एक जीरो बन जाए, C1 C2 में से कोई मेरा एक जीरो बन जाए, तो फिर C2 मान लो जीरो बन गया, तो फिर सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या आ जाएगा दोनों ही केसेस में? C1 e2 की पावर लैम्डा 1x और C1 e2 की पावर लैम्डा 1x ही आएगा। यस मैम। C1 कांस्टेंट है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया A से, और जो लैम्डा 1 रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, उसको रिप्रेजेंट कर दिया B से। तो बेसिकली अगर C1 C2 में से कोई मेरा एक जीरो बन गया, मैंने मान लिया C2 मेरा जीरो बन गया, तो फिर आपका सॉल्यूशन इस फॉर्म में दिखाई देगा। A मेरा कांस्टेंट है, B मेरा रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि आइदर जो मेरा कांस्टेंट बचा है एक, वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर जो e2 की पावर लैम्डा x में जो रूट है b, उसके ऊपर भी दो केसेस बनेंगे, आइदर वो रूट मेरा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसे आपके पास ये चार केसेस बनेंगे, और इनका ग्राफ आपको बनाना आता है। देखो क्या ये ग्राफ सही बने हैं चारों? फर्स्ट टू केस के अंदर रेंज 0 टू इंफिनिटी आएगी, और थर्ड एंड फोर्थ के अंदर जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी टू 0 आएगी। ये सही लिखी है कि गलत है, ये बताओ। सही है मैम। तो बाय ग्राफ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सॉल्यूशन आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। यस मैम। तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि रियल और अनइक्वल के केस में एवरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मेरे क्या होंगे? अनबाउंडेड होंगे ऑन आर के ऊपर, और क्लोज्ड इंटरवल में क्या होंगे? बाउंडेड होंगे। और प्योरली इमेजिनरी अगर मेरे रूट आते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होंगे वो मेरे बाउंडेड एंड पीरियोडिक तभी होंगे जब मेरा a इक्वल टू 0 हो जाए और b मेरा पॉजिटिव हो जाए। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी, इनको ध्यान में रखना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये तुमने, लगता नहीं है मैंने कि तुमने क्वेश्चन ट्राई किए हैं पीडीएफ से। कर लेना आज, और कहीं पे भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, पीडीएफ ही में ही नहीं, और भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे नेट के, गेट के, जैम के, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप अपने डाउट भेज देना, ताकि मैं कल डाउट सेशन में उसको ऐड करके डिस्कस कर दूं। आज बची हुई जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में दो चीजें आएंगी। एक आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हमने कल की क्लास के अंदर निकालना सीख लिया, मुझे नहीं लगता कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में किसी को डाउट होगी। दूसरा आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस जनरल सॉल्यूशन से एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उतने मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे किसके अंदर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर। पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम इंटीग्रल होता है। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल का ही दूसरा नाम सॉल्यूशन होता है। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर उनमें से आता है तो हम इजिली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। उनके अलावा कोई और आता है तो फिर हमारे पास एक मेथड आता है
वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का हम मेथड जो है वो हम यूज करते हैं टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इनके अलावा अगर कोई और फंक्शन आ जाता है तो फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। QX मतलब कौन है, जो राइट हैंड साइड में मेरा फंक्शन होता है। अगर ये QX मेरा नॉन जीरो है तो फिर उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो QX के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, e टू की पावर ax cos ax sin ax x टू की पावर m, x इंटू में कोई नॉन फंक्शन आ जाए x का, e टू की पावर ax इंटू में v मेरा क्या है, कोई नॉन फंक्शन है x का। अगर ये कोई फंक्शन आ जाए राइट हैंड साइड में तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इजीली निकाल सकते हैं, और ये सारे मेथड्स आपने बीएससी एमएससी में सॉल्व करने सीखे होंगे। अब एक आता है जनरल मेथड। जनरल मेथड आप तभी अप्लाई करोगे जब QX जो फंक्शन है वो कंपोजिशन फंक्शन हो किसका, e टू की पावर x का। जैसे साइन e टू की पावर x आ जाए, e टू की पावर ex आ जाए, या फिर tan e टू की पावर ex आ जाए। तो कोशिश करना जनरल मेथड आप तभी अप्लाई करो जब आपका QX जो है वो कंपोजिशन फंक्शन आ जाए किसका, e टू की पावर x का। तो वो जनरल मेथड है क्या, 1 बाय में d माइनस अल्फा इंटू में QX। अगर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे d माइनस अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा e टू की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e टू की पावर माइनस अल्फा x QX इंटू में dx। देखो एक ये नेट का ही क्वेश्चन था, नेट का है या जैम का है पता नहीं, गेट का, कौन से एग्जाम का है, किसी ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। लेट y p डिनोट करता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d+1 d+2 y इज इक्वल टू साइन e टू की पावर x। देन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो चारों ऑप्शन को रीड करके आपको ये पता चला कि किसी भी ऑप्शन में हमसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछा कि आप CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के वो ऑप्शन में गिवन हो, नहीं, वो आपसे सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पूछ रही है कि जो पर्टिकुलर। एक चीज और ऑब्जर्व करनी है कि सारे के सारे ऑप्शन मेरे पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर कुछ नहीं है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल के देख लेना, बहुत इजी है। तो अब ये देखो कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया उसके सॉल्यूशन के बारे में ऑब्जर्व करवा रहे हैं कि वो x गोज टू इंफिनिटी पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पे या इंफिनिटी पे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका बाउंडेड होगा ऑन r पॉजिटिव पे। अब मैंने आपको बाउंडेड के लिए एक रिजल्ट लिखवाया था कि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंडेडनेस चेक करेंगे या बाउंडेड चेक करेंगे सॉल्यूशन मेरा बाउंडेड है कि नहीं, तो वो रिजल्ट याद है सभी को। क्वेश्चन तो तभी होगा, उससे पहले चलो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 1 बाय में फाई ऑफ d रखेंगे, d+1 d+2, और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो QX है, साइन e टू की पावर x। अब देखो ये जो QX है ये कंपोजिशन फंक्शन आ गया किसका, e टू की पावर x का। तो हम एक बार सोचेंगे जनरल मेथड के बारे में, वो क्या है, 1 बाय में d माइनस अल्फा QX है तो e टू की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e टू की पावर माइनस अल्फा x QX इंटू dx है। इस तरीके से अप्लाई करना है, 1 बाय 1 करके एक एक पे अप्लाई करते हैं। d+1 साइन e टू की पावर x। अब इसको अपने मेथड से कंपेयर करो और बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाय d माइनस अल्फा QX होता है ना, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -1। अल्फा इक्वल टू -1। तो e टू की पावर जहां जहां अल्फा है वहां पे -1 पुट कर दो, e टू की पावर -x इंटीग्रेशन e टू की पावर x साइन e टू की पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यही होता है ना 1 बाय में d माइनस अल्फा QX किसके इक्वल होता है, e टू की पावर अल्फा x। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो e टू की पावर -x इंटीग्रेशन e टू की पावर माइनस अल्फा x, अल्फा की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस e टू की पावर x इंटू में
क्यू एक्स कितना है, साइन ई टू की पावर एक्स इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया e टू की पावर x को t, इसको डिफरेंशिएट कर दो, e टू की पावर x dx किसके इक्वल है, dt। तो ये e टू की पावर x dx आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, dt में, और e टू की पावर x को आपने t रखा है, तो साइन t का इंटीग्रेशन करना अब आसान हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t इंटू, हाँ साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t आएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने किसको रखा था, e टू की पावर x को। अब ये जो आपका आया ओवरऑल, ये पूरा अब qx का काम करेगा, 1 बाय में d प्लस 2 है। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो अपने मेथड से, 1 बाय में d माइनस अल्फा qx। अब ये सारा qx का काम कर रहा है, और यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -2 -2, e टू की पावर -2x इंटीग्रेशन e टू की पावर 2x, और ये पूरा एज इट इज qx इंटू में dx। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, e टू की पावर x को फिर से t पुट कर दो, cos t का इंटीग्रेशन बनेगा, cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन t आया, t की वैल्यू पुट कर दो e टू की पावर x। तो ओवरऑल आप सबका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस मैम। यस मैम। ऑप्शंस पे अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया उसमें देखो ऑप्शन में क्या पूछा है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है। अब जो पर्टिकुलर वैल्यू आई आपकी निकल के आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया, इसमें x टेंड्स टू इंफिनिटी करो तो सॉल्यूशन आपका कहाँ जा रहा है, e टू की पावर माइनस इंफिनिटी 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस मैम, 0 को टेंड कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, ए डिस्कार्ड हो जाएगा। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव। अब बाउंडेड के लिए मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, क्या था वो बताओगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए। कहाँ पे, r प्लस के ऊपर। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर मेरी लिमिट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट आती है, तो फंक्शन मेरा बाउंडेड होगा ऑन r पॉजिटिव पे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट आती है, तो फंक्शन मेरा बाउंडेड होगा ऑन r नेगेटिव पे। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन मेरा बाउंडेड होगा ऑन r पे। अब बताओ क्या ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये मेरा बाउंडेड है ऑन r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब है लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी पे जो लिमिट है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वो कोई ना कोई फाइनाइट आएगी। आ रहा है मैम। सेकंड ऑप्शन की ही तो लैंग्वेज चेंज करके दे रखी है। यस मैम। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा क्या आया, 0। ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट भी कर रही है, फाइनाइट भी आई है, तो मेरा फंक्शन होगा ही क्या, बाउंडेड होगा ऑन r पॉजिटिव पे। तो सेकंड ऑप्शन को ही थर्ड ऑप्शन में सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके दिया है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। जनरल मेथड समझ में यस आया मैम। कि जब कंपोजिशन फंक्शन गिवन हो e टू की पावर x का तब ही इसको यूज करना। वैसे कोई भी फंक्शन गिवन हो आप यूज कर सकते हो, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कोशिश करना कि जब कंपोजिशन फंक्शन गिवन हो e टू की पावर x का तब आप इसको यूज करो। और ऊपर मेरे जो स्पेशल केसेस है उनमें से है तो हम उनका उधर से निकालना सीखेंगे। और इनके अलावा अगर कोई और फंक्शन आ जाता है जैसे सीकेंट एक्स आ गया, कोसिकेंट एक्स आ गया, तो आप देख रहे हो ना कि किसी मेथड से नहीं निकाल सकते हम। क्यू एक्स के स्पेशल केसेस में से तो वो नहीं है। जनरल मेथड से जाएंगे तो थोड़ा लेंथी होगा।
तो फिर उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। अब आ जाते हैं स्पेशल केसेस में। अगर QX मेरा e टू की पावर AX टाइप का हो तो फिर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d को रिप्लेस कर देते हैं e टू की पावर AX में, x के साथ जो ये कोफिशिएंट है a, इससे d को रिप्लेस करेंगे a से। उसके बाद जो ये मेरा डिनोमिनेटर पार्ट बनेगा फाई ऑफ a, ये मेरा नॉन जीरो है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा यही हो जाएगा 1/5 ऑफ a e टू की पावर ax। अगर मेरा डिनोमिनेटर पार्ट जीरो बन जाता है तो फिर उसे हम बोलते हैं केस इन फेलियर। केस इन फेलियर के केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम x से यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d। फिर क्या करेंगे, e टू की पावर ax टाइप का है qx मेरा, तो d को रिप्लेस करेंगे a से। फिर देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में मेरा फाई डैश ए बना, ये जीरो है कि नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइनली यही हो जाएगा। अगर फिर से मेरा डिनोमिनेटर पार्ट जीरो बन जाता है तो फिर से मैं न्यूमरेटर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर डिनोमिनेटर पार्ट का डबल डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू डी, ई टू की पावर ax। फिर आप इसमें फिर से पुट करके देखोगे d को a कि डिनोमिनेटर पार्ट मेरा जीरो बन रहा है कि नॉन जीरो। नॉन जीरो बनना चाहिए। अगर ये मेरा नॉन जीरो है तो फाइनली मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल यही बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट मेरा जीरो बन जाता है तो फिर से केस इन फेलियर हुआ, तो फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। न्यूमरेटर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, फिर से पुट करके देखेंगे कि वो जीरो बन रहा है कि नॉन जीरो। नॉन जीरो बनना चाहिए और जीरो बन रहा है तो फिर हम इसको रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर QX मेरा e टू की पावर AX टाइप का आ जाए तो हम d को रिप्लेस करेंगे a से। ध्यान रखना है कि केस इन फेलियर ना बने। केस इन फेलियर बन जाता है तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, वो नॉन जीरो आना चाहिए। अब आ जाओ नेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। CSIR नेट जून 2016 पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्या है, लेट y such that r to r be a solution of the ordinary differential equation 2y double dash plus 3y dash plus y is equal to e to की power minus 3x, x belongs to r, satisfying the limit x goes to infinity। जो आपका y of x सोल्यूशन है उसको e टू की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद लिमिट x goes to infinity करने पे जीरो आना चाहिए। देन ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरी कैसी है, नॉन होमोजीनियस टाइप की है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में दो चीजें आएंगी, एक CF आएगा एक PI आएगा। अब CF हम किसका निकालते हैं, ओनली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ और मुझे रूट्स बताओ क्या क्या आ रहे हैं। -1/2 और -1। -1/2 और -1 सबके यही आए हैं। रूट्स मेरे हैं रियल एंड अनइक्वल टाइप के, तो सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या बनेगा, c1 e टू की पावर माइनस के x/2 प्लस में c2 e टू की पावर माइनस x। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1 में 2d² प्लस में 3d प्लस 1 इंटू में qx क्या है, e टू की पावर माइनस के 3x। अब e टू की पावर ax टाइप का है कि नहीं qx, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम d को रिप्लेस करते हैं a से। a की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे 1/5 ऑफ d है, इसमें आप d को रिप्लेस कर दो -3 से और देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका कितना आ रहा है, e की पावर -3x/13।
क्या किया? e टू की पावर माइनस 3x बाई 13 13 13 13 हाँ 13 नहीं, गलत है। 3 कैलकुलेशन गलत है। 13 आएगा। एटीन माइनस 6 प्लस 1 18 माइनस 6 12 आएगा प्लस 1 13 ही तो आएगा। एक सेकेंड रुको फिर। हाँ मनेगा, 10 आएगा, 1/10 आएगा। 1/10 e टू की पावर माइनस 3x आएगा। d को रिप्लेस करेंगे। हाँ हाँ बोलो। नहीं मैम, ये यही बोलना था। कैसे आ रहा है तुम्हारा 13? 18 में से अरे 9 गए, 9 मैंने 10 और मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ पे? ये 3D है ना, यहाँ पे 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया तो वो 3 2 6 हो गया। 18 में से 6 गए तो 12 बचे, फिर 1 और प्लस फिर कर दिया। मेरी कैलकुलेशन भी गलत करा रहे हो हैं कि 13 ही तो आएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ध्यान रखना, कई बार आते आते क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/10 e टू की पावर माइनस 3x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो। हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? c1 e टू की पावर माइनस x बाई 2 प्लस में c2 e टू की पावर माइनस x प्लस 1/10 e टू की पावर माइनस 3x। अब यहां से एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते जाओ। सबसे पहले हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। उस c1 c2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक कंडीशन तो गिवन है हमें इससे। क्या कह रही है ये कंडीशन? एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे अगर इसके मतलब जो ये पूरा सॉल्यूशन आया है e की पावर x से मल्टीप्लाई करें तो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इस करो, पहले इसको e टू की पावर x से मल्टीप्लाई करो। जो ये जनरल सॉल्यूशन आया हमारा y ऑफ x, इसको e टू की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो c1 e टू की पावर x बाई 2 प्लस में c2 प्लस में 1/10 e टू की पावर माइनस 2x। फिर बोला है इसको x टेंड टू इन्फिनिटी करने पे ये 0 पे जाना चाहिए। तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे? C2 equals to 0. ओनली c2 इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे जो C1 equals to भी 0 ये होना x चाहिए। भी तो पॉजिटिव है ना, तो C1 c1 भी 0 both होना 0. चाहिए, वरना ये इन्फिनिटी पे जाएगा e की पावर x अपॉन 2, तो c1 और c2 तो 0 हो गए। x दोनों 0 हो गोस गए। टू इन्फिनिटी पे ये तो मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है। अब इस पूरा जो y ऑफ x सॉल्यूशन है उसको e टू की पावर x से मल्टीप्लाई करे तो x गोस टू इन्फिनिटी पे ये सॉल्यूशन मेरा 0 पे तभी जाएगा
जब C1 C2 मेरे डेफिनेटली 0 बन जाए। ये कंडीशन का ही काम कर रहे हैं, जहां पे हमें अलग से कंडीशन गिवन होती थी दो, y एट 0 पे समथिंग, y का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे समथिंग। तो वो जो कंडीशन गिवन होती थी उनका काम क्या होता था, C1 C2 की वैल्यू को निकालना। अब यहाँ पे ये एक कंडीशन गिवन है, इसने बोला है कि जो सॉल्यूशन y ऑफ x आया उसको e टू की पावर x से मल्टीप्लाई करके x गोज टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन 0 को अप्रोच मतलब 0 वैल्यू आनी चाहिए। वो 0 वैल्यू तभी आएगी जब C1 C2 मेरे डेफिनेटली 0 बन जाए। तो अब C1 C2 तो आपके डेफिनेटली 0 बन गए, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या बचा? 1/10 e की पावर -3x। ये आ गया। अब यहाँ से ऑप्शन डिस्कस कर लो। तो पहला वाला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो गया, e टू की पावर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 e टू की पावर -x बचेगा, और x गोज टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन मेरा 0 पे अप्रोच करेगा। बिल्कुल सही। दूसरा भी ठीक है। y एट 0 पे वैल्यू 1/10 आएगी, सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाउंडेड है। थर्ड ऑप्शन के बारे में क्या कहोगे कि y ऑफ x इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन r। पूरे आर मैम पे पूछ प्लस पे होगा, आर माइनस में नहीं होगा मैम। हाँ, ऑन r का मतलब तो हमें दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी पे, लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी पे। इफ अगर माइनस मेरा पे ये नहीं x होगा। नेगेटिव हो गया तो लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी पे जो y ऑफ x है ये मेरा इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। सी नहीं होगा। x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y ऑफ x सॉल्यूशन मेरा इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो बाउंडेड तो नहीं है ऑन r के ऊपर, तो इसलिए सी ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। और फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हुआ। 0 वैल्यू तो नहीं मिलेगी एट पॉइंट 1 पे, कोई ना कोई नॉन 0 वैल्यू मिलेगी। समझ में आया ये क्वेश्चन? पार्ट सी का क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, 4.75 मार्क्स दे के जा रहा है। यस मैम। चलो अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। CSIR नेट दिसंबर 2014 पार्ट सी का क्वेश्चन है। Let y such that R2R be a solution of the ordinary differential equation y double dash minus y is equal to e to की पावर माइनस x, x belongs to R। साथ में कंडीशन है y एट 0 पे 0, y का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे 0, देन y attain its minimum on R, y is bounded on R। और जो आपका सॉल्यूशन आया y ऑफ x, अगर उसको e टू की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और x गोज टू इन्फिनिटी करे तो क्या वैल्यू 1/4 आएगी। फोर्थ ऑप्शन में है e टू की पावर x, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी करे तो क्या इसकी लिमिट 1/4 आएगी। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा वो बताओ। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, C1 की पावर x प्लस C2 की पावर -x। रूट्स मेरे रियल एंड अनइक्वल टाइप के आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा बनेगा C1 e2 की पावर x प्लस में C2 e2 की पावर -x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1 बाय में d स्क्वायर माइनस 1 e2 की पावर -x। जब e2 की पावर ax टाइप का qx आ जाए तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d को रिप्लेस करते हैं a से, a की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 होगा वहां पे। यानी कि केस इन फेलियर बन गया। जब केस इन फेलियर बन जाए यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट मेरा 0 बन गया, उसको बोला जाता है केस इन फेलियर। तो उस केस में हम क्या करते हैं,
न्यूमरेटर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, तो d स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2d और e टू की पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब फिर से रिप्लेस करके देखो, e टू की पावर ax टाइप का फंक्शन है तो d को रिप्लेस करेंगे a से, a की वैल्यू है -1। अब डिनोमिनेटर पार्ट मेरा नॉन जीरो बन रहा है तो फाइनल मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल यही होगा -x/2 e टू की पावर -x। यही आया सभी का पर्टिकुलर इंटीग्रल। यस मैम। इसको ऐड कर दो, -x/2 e टू की पावर -x। तो फाइनल आपका जनरल सॉल्यूशन बनके ये तैयार हुआ, c1 e टू की पावर x प्लस में c2 e टू की पावर -x -x/2 e टू की पावर -x। अब इस सॉल्यूशन के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले सी और डी ऑप्शन को चेक कर लो, वो इजी है। सी को चेक करो तो e टू की पावर -x से मल्टीप्लाई करो इस सॉल्यूशन को, तो क्या आ जाएगा c1 प्लस में c2 e टू की पावर -2x माइनस के x/2, और फिर करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। क्या ये वैल्यू 1/4 के इक्वल आ रही है? मैम वहाँ पे e टू द पावर -2x आता है ना, लास्ट को -x/2 इंटू e टू द पावर -2x। हाँ e टू द पावर -6 का e टू की मल्टीप्लिकेशन। पावर -x से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो e टू की पावर -2x आएगा। वन बाय 4 तो नहीं मिलेगा मैम, ये तो इन्फिनिटी को जाएगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइनली यही आएगा हमारा, सबका यही आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। यस मैम। ये आए तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि फॉल्स होगा? मैम c1 आ जाएगा इसका C1 वैल्यू। और C2 की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो ये फॉल्स नहीं है फिर तो। x गोज टू इंफिनिटी पे ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्टली 1/4 आएगी। यस मैम, वही नहीं बोल सकते तो क्योंकि मेरा वहाँ पे कंडीशंस दिए ना, कंडीशंस पुट करना है। अच्छा हाँ सॉरी, ऑप्शन डिस्कस करने से पहले एक बार C1 C2 की वैल्यू और निकालो क्योंकि कंडीशन गिवन है ना। एक 1/2 आएगी, एक -1/2 आएगी। हाँ ये तो बाद में करेंगे, मैंने कंडीशन तो ध्यान ही नहीं दी। अब यहाँ पे तुम C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है कि y एट 0 पे 0 गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, और दूसरी इसके डेरिवेटिव पे गिवन है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो कितना आ रहा है, c1 e टू की पावर x माइनस के c2 e टू की पावर -x माइनस के 1/2। यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे 0 गिवन है
तो क्या मिलेगा, C1 माइनस C2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आई, ये 1 है। दोनों को ऐड करोगे तो C1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/4 1/4 है। हाँ, 1/4 आ 2C1 जाएगी। इज इक्वल टू 1/4 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। 1/4। C1 C2 की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पे पुट कर दो जनरल सॉल्यूशन में। C1 की वैल्यू है 1/4, C2 की वैल्यू है माइनस के 1/4, ये आ गया। अब करो, अब C और D ऑप्शन को देखना इजी है। अब ये जो y ऑफ x जनरल सॉल्यूशन आया, इसको e टू की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस के 1/4 e टू की पावर -2x माइनस के x/2 e टू की पावर -2x। अब कर दो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी पे, ये तो 0 को चला जाएगा, ये भी 0 को, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1/4। तो मेरा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। समझ में आया? यस मैम। देख रहे हो कि वो कंडीशन भी ध्यान रखना जरूरी है। अब फोर्थ ऑप्शन के बारे में क्या कहोगे, इसको e टू की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे, जो जनरल सॉल्यूशन आया हमारा, तो कितना आएगा, 1/4 e टू की पावर 2x माइनस के 1/4 माइनस के x/2, इतना आएगा। और फिर आपको करना है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, e टू की पावर 2x कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस के 1/4 e टू की पावर 2x माइनस के x/2 e टू की पावर 2x, ये आएगा। Say yes or no? e टू की पावर 2x कॉमन लेने पे ये आएगा कि नहीं, यस मैम। अब आपको करना है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो 0 पे चला जाएगा, और जैसे ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे, बाहर e टू की पावर 2x है, तो ये पूरे सॉल्यूशन को कहाँ अप्रोच करा देगा, इन्फिनिटी पे ले जाएगा, ये इन्फिनिटी को ले जाएगा। तो ये तो बोल रहा है कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी मेरी, तो ये डी ऑप्शन तो मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन देखना कि हम इसको ग्राफ बना के थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। अब यहां से ए और बी के बारे में क्या कहोगे, अभी अभी देखा y इज बाउंडेड ऑन r, क्या सॉल्यूशन मेरा बाउंडेड है पूरे r पे, नहीं मैम। क्यों, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैम x टेंस टू इन्फिनिटी किया तो e रेस टू x इन्फिनिटी को जाएगा, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी किया तो e रेस टू माइनस x इन्फिनिटी को जाएगा, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। ये बाउंडेड नहीं है r के ऊपर। अब मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए कैसे करोगे, कैसे चेक करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम,
हाँ जी, कैसे डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव किस पे? हमारा सॉल्यूशन का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, वो लेस देन 0 रहा तो मैक्सिमम रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहा तो मिनिमम रहेगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोलते हैं? यस मैम, 0 पे, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है ना। हाँ, डबल डेरिवेटिव अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या कहते हैं? मिनिमम कहते हैं। हैं? यस मैम। डबल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम मिलेगा, और डबल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव आ जाए तो सॉल्यूशन मेरा मैक्सिमम होगा। अब जनरली ऐसा करते हैं हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी सेकंड ऑर्डर की है और हमें डबल डेरिवेटिव का नेचर देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। क्या है? y डबल डैश माइनस के y ऑफ x इज इक्वल टू e टू की पावर माइनस एक्स, और हमने जीरो पे चेक कर लिया क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन जीरो पे गिवन है। तो y डबल डैश एट पॉइंट जीरो माइनस के y जीरो इज इक्वल टू 1। y एट जीरो पे जीरो गिवन है तो y डबल डैश का नेचर कैसा आया? पॉजिटिव आया। तो y डबल डैश एट पॉइंट जीरो पे पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन मेरा कैसा होगा? मिनिमम। मिनिमम मिलेगा ऑन आर पे। अदरवाइज जो सॉल्यूशन हमने ये y ऑफ x निकाला, इसका आप इसका डेरिवेटिव करोगे, उसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, वहां से आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ना वो जीरो वाला ही मिलेगा जिसपे इनिशियल कंडीशन गिवन है। फिर वहां से डबल डेरिवेटिव निकाल के आप एट पॉइंट जीरो पे चेक करोगे तो भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। आप वहां से भी देख सकते हो। तो यहां से मेरा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? यस मैम। कुछ पूछना है? सी और डी ऑप्शन के बारे में, डी स्पेशली डी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखना। ये मत सोचना कि सॉल्यूशन आ गया तो बस अब काम खत्म, नहीं, और देखना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2017 का है, बहुत इजी है, आप सब ट्राई करना। गेट 2008 के बारे में बताओ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है आपको। थर्ड ऑर्डर की नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश माइनस y डैश प्लस y इज इक्वल टू e टू की पावर x इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा? डी आएगा। बाकी और स्टूडेंट्स का डी आया? मीनल और मनी का, आप सबका आया कि नहीं आया? यस मैम, डी आहे।
मनिका आपका आ गया? नो मैम मेरा नहीं आया। नहीं आया? बता नो दो मैम। फिलहाल आपने कैसे किया है, वो चेक कर लेंगे अपनी मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। मैम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना था। उसको वहाँ उसके ऊपर ई रेज़ टू एक्स लिखी, उसके नीचे एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, वहाँ पे वैल्यू पहले बार वैल्यू पुट करने के बाद 0 आया, इसलिए एक्स मल्टीप्लाई की। सेकेंड बार भी 0 आया, थर्ड बार करने पर 1/4 एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स आया है आंसर। तो ये पूछा है कि ये किसका कांस्टेंट मल्टीपल है। कांस्टेंट मल्टीपल ये करके पूछा है, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स उतना ही आता है। हाँ, आप समझ में आया मनिका? हाँ मैम आ गया। केस इनफीरियर आ जाता है तो हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट मेरा जीरो बन रहा है कि नॉन जीरो। नॉन जीरो बन जाता है तो वही होगा, अगर फिर से जीरो बन गया तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पार्ट का डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, फिर पुट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गेट 2013 का। Assume that all the zeros of the polynomial have negative real root if u of t is any solution of the ordinary differential equation. t goes to infinity पे solution पूछा है, क्या आएगा? वन सेकेंड का क्वेश्चन है ये। 0 आएगा। हमारे पास n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसके जो रूट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? नेगेटिव हैं। तो जब आप t गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो सॉल्यूशन तो मेरा जीरो को ही जाएगा, सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। गेट में क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका मतलब इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा स्पेशल केस था e2 की पावर ax वाला, वो सबको समझ में आया? सेकंड है हमारा जब साइन ax और cos ax टाइप का दिख जाए तो फिर आप क्या करोगे, डी स्केयर को डिनोमिनेटर में जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है फाई ऑफ डी, उसमें डी स्केयर को आप रिप्लेस करोगे माइनस ए स्केयर से। ए कहाँ से मिलेगा? जो ये साइन एक्स का कोफिशिएंट है ए, इसमें डी स्केयर को रिप्लेस करोगे माइनस ए स्केयर से। फिर से देखना है कि डिनोमिनेटर पार्ट मेरा नॉन जीरो बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो बन जाता है तो केस इन फेलियर, फिर से वही करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, साइन ए एक्स आ जाएगा, कॉस ए एक्स है, फिर से डी को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, फिर चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर पार्ट मेरा जीरो बन रहा है कि नॉन जीरो। नॉन जीरो बन रहा है तो फाइनल मेरा यही पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, अगर जीरो बन गया तो फिर हम इसको रिपीट करेंगे अपने मेथड को। इस पे देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है। CF निकालना आप सबके लिए बहुत इजी है तो मैं CF के बारे में डिस्कस नहीं कर रही। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इनको सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पे 1 था तो इसको हमने e2 की पावर 0x लिख दिया, मतलब e2 की पावर 0x 1 के इक्वल है, और ये आ गया cos 2x।
अब e टू की पावर ax का जब आ जाए तो हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं a से, तो यहाँ पे d को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 माइनस में यहाँ आ गया cos 2x। अभी अभी ऊपर देखा जब sin ax cos 2x का टाइप आ जाए तो उसमें हम d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस a स्क्वायर से, तो यहाँ पे a कितना है 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो -4 से रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर से, तो कर दो -4 से -4 मेरा डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 से प्लस 4d प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 आएगा प्लस 4d प्लस 4 आएगा, इस प्लस 4 से -4 कैंसिल, तो क्या बचा बेसिकली मेरा 1/2 इंटू में 1/4d cos 2x। अब 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin 2x/2, तो कितना आ जाएगा 1/16 sin 2x आ जाएगा, तो ओवरऑल मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये बनेगा किसका, साइन स्क्वायर x का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा फाइनली आएगा 1/8 माइनस के 1/16 sin 2x। समझ में आया? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2022 का है, मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बता दो क्या होगा। टाइप 2 पे बेस्ड है, cos ax और sin 2x टाइप का है, तो सेपरेट सेपरेट करके कर लो, और मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बताओ फाइनली क्या आएगा। 1 में डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2 इंटू में cos x प्लस में 1 में डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2 इंटू में साइन 2x। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे -1 से, और यहाँ पे डी स्क्वायर से रिप्लेस करोगे -4 से, तो कितना आ जाएगा 1 में -1 माइनस 2d माइनस 2 cos x प्लस में 1 डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे -4 से, -2d -2 और sin 2x। -3 माइनस के 2d cos x प्लस में 1 -6 माइनस 2d इंटू में sin 2x। क्या आप सबका यही आ रहा है? यस, ये ऊपर एक माइनस नहीं आएगा, मैम ऊपर की माइनस कहाँ से है, -1 नहीं आएगा, वो बाय मिस्टेक लग गया। बाकी सेम है, इतना आया। यस मैम। इसके आगे कैसे करोगे आप? क्योंकि रेशनलाइजेशन कर देंगे, पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -cos x/3 प्लस 2d, उधर हो जाएगा बीच में माइनस आ जाएगा sin 2x/6 प्लस 2d, फिर 3 माइनस 2d से इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और 6 माइनस 2d से इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मैम यहाँ से 2 कॉमन लेके अब तब तो d -3/2 आता है ना, उसको ऊपर लेना, इनवर्स आता है, उसका फॉर्मूला पता है ना, उसको वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जाओ तो डिनोमिनेटर में अगर इस टाइप की फॉर्म बच गया 1/d, यहाँ पे कोई फंक्शन है आपका
तो 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में d छोड़ना नहीं है, उसको रिमूव करना है। तो 1/d दिखे तो उसका इंटीग्रेशन कर दोगे साथ में जो भी फंक्शन बचा है। अगर d और साथ में कोई फंक्शन है तो इस कैपिटल D का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस d को भी यहाँ से रिमूव कर दोगे, कभी ऑप्शन में ढूंढते रहो d। और अगर इस टाइप की फॉर्म बच जाए 1 प्लस में 3 प्लस 2d या 1 में 3 माइनस 2d, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में d नहीं रहना चाहिए, तो इस d को यहाँ से हटाना है। तो आप उसको हटाओगे कैसे, रेशनलाइज करके, फिर नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, फिर से आप देखोगे कि cos ax है, sin ax है, क्या है, फिर से अपना मेथड लगाओगे कि डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे माइनस ए स्क्वायर से और देन सॉल्व करोगे आगे। ये 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। तो कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, रैशनलाइज कर लो, चाहे माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2d, इसको रैशनलाइज करोगे तो 3 माइनस 2d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो और इनटू में cos x। यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 भी कॉमन निकाल दो, तो माइनस के 1/3, यहाँ पे बचेगा क्या, अब 2 कॉमन निकाल रहे हैं ना, d प्लस 3, तो d माइनस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और sin 2x। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो अब कि नहीं? कर लेंगे। ये आगे आपका होमवर्क है, जस्ट कैलकुलेटिव पार्ट है, कर लेना। अब हमारी नेक्स्ट स्पेशल फॉर्म आती है x2 की पावर m। m मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। 1/5 ऑफ डी x2 की पावर m, तो हम डिनोमिनेटर पार्ट से लोवेस्ट डिग्री टर्म को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे हम इस टाइप की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं 1 प्लस माइनस 5 ऑफ डी। फिर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और फिर वहां से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे, तो फिर हो जाएगा सॉल्व। और इसको सॉल्व करने के लिए जब x2 की पावर m टाइप की कोई दिख जाए आपको qx की फॉर्म, तो आपको ये 4 एक्सपेंशन लर्न होनी चाहिए कि 1 प्लस डी माइनस 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव और पावर अगर नेगेटिव में है तो ऑल्टरनेटिंग में चलेगी सारी सीरीज, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब। अगर बीच में नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव है तो सब आपकी पॉजिटिव में चलेगी, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब। सिमिलरली फॉर -2 में है, अगर पॉजिटिव में है बीच में, ऊपर पावर नेगेटिव में है तो ऑल्टरनेटिंग साइन में चलेगी, और अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर भी नेगेटिव है तो सारी पॉजिटिव में चलेगी। तो ये 4 एक्सपेंशन आपको लर्न होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो qx है वो मेरा x2 की पावर m टाइप का आ गया, तो पोलिनोमियल टाइप का आ गया कुछ। तो फिर हम इसका कैसे करेंगे, हमें डिनोमिनेटर पार्ट से कुछ लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालना है, यानी कि 1 प्लस में 5 ऑफ डी टाइप की हमें कुछ बनानी है ताकि मैं एक्सपेंशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकूं। तो मैंने यहाँ से लोवेस्ट जो टर्म थी वो 2 थी, मैंने 2 को बाहर निकाला तो 1 प्लस में डी प्लस डी स्क्वायर बाय 2 का फॉर्म बन गया, यानी कि 1 प्लस में 5 ऑफ डी। ये मेरा सारा का सारा डी का काम करेगा। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो पावर मेरी नेगेटिव में होगी, साथ में एक्स स्क्वायर है। अब देखो जो मैंने 4 एक्सपेंशन बताई है उनमें जाके देखो, 1 प्लस डी की पावर -1, यहाँ पॉजिटिव पावर नेगेटिव में है तो मेरी ऑल्टरनेटिंग साइन में चलेगी, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस के डी क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही ओपन कर दो, ये मेरा डी का काम कर रहा है, 1 प्लस डी की पावर -1, तो 1 माइनस में ये पूरा डी, फिर प्लस में डी स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराने के बाद देखो 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2, इस d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 बार करोगे डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे d प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ओपन करोगे तो ये आ जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर है। अब देखो एक्स स्क्वायर का 4 बार डेरिवेटिव करोगे तो 0, 2 बार करोगे तो 2 आ जाएगा और 3 बार करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये बनेगा। समझ में आया? 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2। समझ में आया कि जब पॉलिनोमियल टाइप का क्यू एक्स दिख जाए तो उसमें आप क्या करोगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को बाहर निकालोगे और जो हमने 4 एक्सपेंशन पढ़ी है उन 4 एक्सपेंशन की कोई फॉर्म बनाओगे और फिर उसको न्यूमरेटर में लेके जाके ओपन कर दोगे, फिर उसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपके 0 बन जाएंगे। फाइनल आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर आप। Let y of x be the solution of the differential equation d square minus 1 y is equal to 1 and y at 0 पे 0 and x tends to minus infinity पे y of x मेरा किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा है देन। अब सॉल्व करने से पहले है ना, तुम ऐसे ही नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन देखी सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी नॉन होमोजेनियस है, सेकंड ऑर्डर की है, कांस्टेंट कोफिशिएंट की है, साथ में कंडीशन गिवन है और बात किसकी हो रही है, सॉल्यूशन की हो रही है। तो ऑप्शन के अंदर वो सॉल्यूशन ही तो गिवन है और सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो देखो कि कौन से आपके दो ऑप्शन ऐसे हैं जो डिस्कार्ड हो रहे हैं इनिशियल कंडीशन से। सॉल्यूशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, x को 0 पुट करने पे कह रहा है y 0 मिलना चाहिए। क्या y 0 मिल रहा है? सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सी ऑप्शन नहीं होगा मैम। सी ऑप्शन नहीं होगा। ये 2 बन जाएगा ना। हमें तो 0 आना चाहिए था, वहां पे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अभी इसमें जो है ना, जैसे जब हम इसका CF लिखेंगे तो वो आएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। तो जब x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो e की पावर x वाला तो उड़ जाएगा, मतलब बचेगा e की पावर माइनस x वाला। तो एक तो a भी नहीं होगा और b भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना c1 e2 की पावर x प्लस में c2 e2 की पावर माइनस x। और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1 बाय में
डी स्क्वायर माइनस 1 ई टू की पावर 0x, 1 गिवन है ना, तो e1 को मैंने ई टू की पावर 0x रख दिया। अब यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दो 0 से, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया -1, ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या बना, c1 e टू की पावर x प्लस में c2 e टू की पावर -x -1। अब c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन है कि y एट 0 पे 0 है, तो यहां से मिला c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन बोली कि x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y ऑफ x सॉल्यूशन मेरा किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगा, तो यहां से आप क्या कहोगे? ये जो मेरा जनरल सॉल्यूशन आया, हो जाएगा, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे मेरा y ऑफ x सॉल्यूशन किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करना चाहिए। ये तो मेरा 0 पे चला जाएगा। अब x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे सॉल्यूशन किसी फाइनाइट नंबर पे अप्रोच करने के लिए c2 को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा, तभी किसी ना किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा मेरा सॉल्यूशन। तो जब मेरा c2 0 हो गया तो c1 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। c1 1 आया तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन बना y ऑफ x वो क्या बना, e टू की पावर x -1। आएगा कि नहीं आएगा यही सॉल्यूशन से, यस और नो? यस मैम। सो मेरा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। y एट 0 पे 0 भी मिल रहा है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे सॉल्यूशन मेरा किसी फाइनाइट नंबर को भी अप्रोच कर रहा है। अब मेरा स्पेशल केसेस में आता है फोर्थ टाइप, e टू की पावर ax इंटू में v। जब qx आपका राइट हैंड वाली जो qx है, जब वो e टू की पावर ax इंटू में v कोई भी नॉन फंक्शन है x का, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ लिए उस टाइप का है, तो फिर हम क्या करेंगे, e टू की पावर ax को आगे ले आएंगे। अब e टू की पावर ax के लिए हम क्या करते थे, d को रिप्लेस करते थे a से, तो यहाँ पे क्या है, e टू की पावर ax को आगे ले आएंगे और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, और v मेरा एज इट इज, v मेरा क्या है, नॉन फंक्शन है x का, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई ना कोई होगा, उसका हम इजिली निकाल सकते हैं। अगर फिफ्थ टाइप है, अगर qx आपका x इंटू वी टाइप का हो, v मेरा कोई भी नॉन फंक्शन है उसके साथ में x मल्टीप्लीकेशन में हो, तो फिर हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, x को आगे ले आएंगे, 1 बाय में फाई ऑफ d इंटू वी, प्लस में डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, किसका, 1 बाय फाई ऑफ d का, इंटू में v मेरा एज इट इज रहेगा, नॉन फंक्शन है x का। फिर उसके ऊपर आप अपने मेथड अप्लाई कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल है, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन एक्स है। अब x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, कोई नॉन फंक्शन है x का, v। फिफ्थ टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है ये मेरा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x को आगे ले आते हैं, 1 बाय में फाई ऑफ d इंटू में v साइन x एज इट इज, प्लस में डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, किसका, फाई ऑफ d का, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में v साइन x का। तो अब यहाँ पे साइन ax टाइप का है ना, तो d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, -1 से, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। इसका डेरिवेटिव करोगे पहले, ये आ जाएगा इंटू में साइन x। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो d स्क्वायर, जब साइन ax cos ax टाइप के आ जाए तो d स्क्वायर को रिप्लेस करते हो -1 से, रिप्लेस कर दोगे, d का मतलब है डेरिवेटिव साइन x का, तो ओवरऑल आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल के आ जाएगा, -x/2 साइन x माइनस के 1/2 cos x। समझ में आया? यस मैम।
तो ये 5 टाइप है हमारे स्पेशल केसेस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के। अगर QX इनमें से दिखे तो आप ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर e⁻x का कंपोजिशन फंक्शन दिखे तो जनरल मेथड के बारे में सोचना, और इनके अलावा अगर कुछ और आ जाए, सीकेंट एक्स आ जाए, कोसिकेंट एक्स आ जाए, तो फिर उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से देखेंगे। जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड है उसको हम कल की क्लास के अंदर कल पहले तो जितना हो गया है, या फिर मैं पहले वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड है उसको डिस्कस करूंगी, फिर एंड में जो क्वेश्चंस होंगे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे वो मैं डिस्कस करूंगी। और आपकी जो डाउट होंगी आप देखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से जो नेट में क्वेश्चन आए हैं, गेट में आए हैं, जैम में आए, जो आपसे सॉल्व हो रहे हैं वेल एंड गुड, जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं या फिर आपको किसी एक भी ऑप्शन में डाउट है तो आप वो अपने डाउट मेरे को शेयर कर देना, ताकि मैं कल उनको डिस्कस कर सकूं और कल ही आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। अभी ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं, इनको आप ट्राई कर लेना, इन दोनों क्वेश्चन को स्पेशली ट्राई कर लेना, बहुत इजी है। और आपका काम ये है कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं स्लाइड के अंदर, आपको थोड़ा सा सोच के आना है। ये 2 क्वेश्चन है ना अच्छे हैं, मतलब आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इसके अंदर क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि f such that R be a solution। अब देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है जिसमें मैं रिप्रेजेंट करती हूँ dy/dx से इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ xy गिवन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो मैं सॉल्यूशन किस तरीके से लिखती हूँ, y इज इक्वल टू y ऑफ x, मतलब मैं सॉल्यूशन को y से रिप्रेजेंट करती हूँ। इस क्वेश्चन में उसने f से रिप्रेजेंट करके दिया है सॉल्यूशन को, तो कंफ्यूज मत होना। लेट f बी अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर माइनस के 2 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2e⁻x फॉर x बिलोंग्स टू r। पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी। P स्टेटमेंट बोली है कि इफ f ऑफ x पॉजिटिव, f ऑफ x का मतलब है सॉल्यूशन, अगर मेरा सॉल्यूशन पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव है, देन क्या उस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए। Q स्टेटमेंट में बोली है कि अगर सॉल्यूशन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए, देन सॉल्यूशन मेरा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए। ध्यान रखना फॉर ऑल के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो P और Q स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है इन दोनों में से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आना कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा या हम सॉल्यूशन के नेचर के बारे में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर। कहीं से सॉल्यूशन मत देखना, खुद ऑब्जर्व करना कि सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की नॉन होमोजेनियस गिवन है, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में या उसके डेरिवेटिव के बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, खुद से ऑब्जर्व करके आना। और एक क्वेश्चन ये मैंने ऐड किया है कि a real valued function y of x defined on R is said to be a periodic if there exists a real number t positive such that y of x plus t is equal to y of x for all x belongs to R। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, नॉन होमोजीनियस टाइप की है, सेकेंड ऑर्डर की है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। चारों के चारों ऑप्शन ऑल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ऑल सॉल्यूशन आर पीरियोडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए, कि सारे सॉल्यूशन मेरे पीरियोडिक होंगे फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए। ऑल सॉल्यूशन आर पीरियोडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -2 और 2। All solution are periodic for every choice of A belongs to rational minus except -2 to 2. A belongs to R minus rational number except rational number, then there is a unique periodic solution of given differential equation। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और डिस्कस करने लायक हैं।
तो एक बार मैं अगर इनका सॉल्यूशन आज ही डिस्कस कर दूंगी तो फिर आप मतलब खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल पाओगे कि हमारी क्या क्या अप्रोच है। मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे ही सोचते जाओगे। फिर एक बार इन दोनों क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा सोच के आना कि हम कैसे कैसे सोच रहे हैं। फिर जब मैं इनका सॉल्यूशन डिस्कस करूं तो फिर आप अपनी अप्रोच बता सकते हो कि हाँ हम ऐसे ऐसे सोच सकते हैं, पीरियोडिक सॉल्यूशन गिवन है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। एक CSIR नेट जून 2025 का क्वेश्चन है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। बता सकते हो कल की क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे स्टार्टिंग में। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन q defined on r consider the ordinary differential equation d2y by dx square plus qxy is equal to 0 x belongs to r। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी फॉल्स होगी। देयर एग्जिस्ट अ q such that cos x and e to की पावर x are solution of ordinary differential equation। कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? जैसे ये पहला ऑप्शन है कि इसमें कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा क्यू मिलेगा कि इसके पास cos x और e की पावर x cos x दो सॉल्यूशन होने चाहिए। तो cos x सॉल्यूशन कब आएगा? जब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के रूट्स होंगे इसके पास, और e की पावर x cos x भी जब आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो गिवन है वो 2 है, मतलब कि यहाँ पे इसके पास जस्ट सिंपली सोचना है। कल हमने देखा था कि अगर cos x e टू की पावर cos x को e टू की पावर x cos x को अगर सॉल्यूशन बनना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। अब cos x टाइप के आए हैं तो 4 इसका होगा मैम, क्या कह रहे हो? 4 होगा। 4 होगा? यस मैम। कैसे 4 होगा? cos x यह ए cos x पे अल्फा इक्वल्स टू 0 है मैम। अल्फा सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही आ जाता है, cos x सॉल्यूशन होना चाहिए तो। ऑप्शन ए के हिसाब से हमारे पास नेगेटिव 4 पार्ट रूट्स नहीं, होने चाहिए। 4 रूट्स रहता है। cos x का cos x प्लस sin x आना चाहिए वहाँ पे। तो c1 e रेज़ टू x रहा तो e रेज़ टू x cos x के साथ e रेज़ टू x sin x भी एक रूट होगा। तो ए तो नहीं होगा फिर। और सेकंड ऑप्शन के बारे में क्या कहोगे? देयर एग्जिस्ट अ क्यू सच दैट sin x and cos x are solution of ordinary differential equation। सॉल्यूशन होगा मैम। sin x और cos x अगर सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के, साइन और कॉस टाइप के सॉल्यूशन तभी आते हैं जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स टाइप के हो और वो हमेशा पेयरिंग में आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो ये बात तो, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना है? 2 है। बी सही होगा बस इसमें। मैम वो फॉल्स पूछे, ए करेक्ट होगा नहीं? फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है तो ए तो मेरी ये ट्रू करेक्ट है। होगा। ए फॉल्स हो गई एक तो, ये करेक्ट एक है, बी सी फॉल्स है, अब डी देयर फॉल्स है। एग्जिस्ट अ क्यू सच दैट e टू की पावर x sin x और e टू की पावर x cos टू x को अगर सॉल्यूशन बनना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? यही से पता लगा लिया। होगा मैम। हाँ, e टू की पावर x sin x जो है वो हमारे पेयरिंग में आएंगे तो 2 तुम्हें यहाँ से मिलेगा, और cos टू x फिर से आया है तो एक sin टू x टाइप का तभी आएगा, मतलब मेरे रूट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं 2 बार, तो फिर यहाँ से 2 मिलेगा। तो टोटल जो पॉसिबल ऑर्डर है वो कितना होगा? 4 होगा। तो और हमें गिवन कितनी की है? 2 की है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है। सिमिलरली 4 आप ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन को चेक कर सकते हो फोर्थ भी फॉल्स ही है कि x e टू की पावर x और यहाँ से क्या मिलेगा? x स्क्वायर e टू की पावर x माइनस x e टू की पावर x को अगर सॉल्यूशन बनना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का
तो मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? अब देखो एक्स स्क्वायर आया है तो वो तो तब आता है ना जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो, और हमें गिवन तो 2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मेरी स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव नहीं आते, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं। ये तो जून का था, दिसंबर का क्वेश्चन भी आप डिस्कस देखना, ट्राई करना। मैंने लेटेस्ट वाले ऐड नहीं किए हैं ज्यादा, पहले आप ट्राई करना आज, और फिर मैं उनका सॉल्यूशन कल डिस्कस करूंगी। मेरी स्लाइड्स के अंदर कल आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो दिख जाएंगे, लेकिन पहले आप ट्राई करोगे। आपसे जोन से क्वेश्चन नहीं होंगे मैं वही सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी, बाकी मैं सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगी। पहले आप सब ट्राई करोगे, लास्ट 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले नेट के करोगे, फिर गेट के करोगे, और फिर जैम के करोगे, और फिर ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनके बारे में सोच के आओगे कि आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलता तो। और मैं कराऊंगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड कल लास्ट, फिर मेरा खत्म हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का मेथड। कल की क्लास के अंदर हम मेन अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड भी करेंगे। वो मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब थ्योरी तो इतनी ही है, ज्यादा थ्योरी है नहीं। डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना तो ही आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आए तो फिर आप डाउट मेरे से पूछ लेना, और प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके आना। और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से रिगार्डिंग जितने भी नेट में क्वेश्चन आए हैं एक बार जरूर ट्राई करके देख लेना। जो भी डाउट हो डाउट में भेज देना ग्रुप के अंदर। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई? रिकॉर्डिंग का करना क्या है? मेरा वो लास्ट का रह गया था 5-10 मिनट का, शायद मेरे नेटवर्क भाग रहे थे बार बार। तो इजी टॉपिक था ना, वो तो हो सकता है। क्लास के अंदर इतनी कंसंट्रेशन के साथ बैठो कि तुम्हें रिकॉर्डिंग देखने की नीड ही ना पड़े। तुम 2 घंटे क्लास में भी दे रहे हो, फिर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो, तो 4 घंटे तो तुम यही वेस्ट कर रहे हो। 2 घंटे तुम इतनी कंसंट्रेशन के साथ बैठो कि तुम्हें क्लास में ही समझ में आए, फिर तुम घर जाके जस्ट एक रिवीजन करो, जो चीजें नहीं समझ में आई वो देख लो या फिर तुरंत पूछ लो, और फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम दो। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी कि रिकॉर्डिंग ही रह जाती है, कोई नहीं देखता उसको। और कोशिश करो अपने नोट्स खुद ही बनाओ। आने वाले टाइम में मैं नोट्स भी देना बंद कर दूंगी। ये मैंने नोटिस करा है। मनिका, मैंने कल क्लास में ये बोला था ना कि तुम भेजो, तुम नोट भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो तुम्हारा अभी तक नहीं आया। ये पता चलता है कि तुम कितना नोट करते हो। तुम जस्ट पीडीएफ जो भेजे उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करते हो। जब खुद लिखोगे ना चीजें तो तुम्हें चीजें याद रहेंगी। क्या कह रहे हो? मैम किया था बट बहुत गंदी हैंड राइटिंग थी। तो हैंड राइटिंग अच्छी बनाओ। हाँ मैम। वो तो शॉर्ट नोट्स थे वो शेयर किए थे ना आपने? हाँ मैम, वो तो शॉर्ट नोट्स किए थे। आपने बोला था ना कि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं दिए तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अरे नहीं, ये बात नहीं कर रही, कल आप ही बात कर रहे थे ना मेरे से हाँ एंड हाँ में। हाँ हाँ मैम, वो मैम बहुत गंदी हैंड राइटिंग हो गई थी मैम। जल्दी जल्दी मैं लिख रही थी, बीच बीच में मैम मुझे
2-3 चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी, तो फिर इसी के लिए फिर मैं बीच में थोड़ा पीछे हो गई थी। हाँ, तो अब आगे से ध्यान रखना। अभी तक मैं नोट्स तुम्हें प्रॉपर वे में दे रही थी, बट स्टिल मैंने ये नोटिस किया है कि तुम में से कोई भी प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहा है, और कोई बना रहा है तो मुझे नहीं पता। बना रहे हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, रिवीजन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, और आगे भी तुम्हें अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम अपनी नोटबुक को खोल के तुरंत रिवाइज कर सकते हो। और पीडीएफ से कब तक रिवाइज करोगे? कौन कौन सी नहीं पीडीएफ ओपन करके देखोगे? मैम मैं तो बना रही हूँ, मेरी ऑलमोस्ट हाफ कॉपी भी भर गई है। तो फिर अपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। बना रहे हैं। पता है मुझे कितने बना रहे हो तुम? आपको भेजे थे मैंने। हाँ, देखे हैं कितने अच्छे बनाए हैं। तो आप बताते ना उसमें कहाँ कमी थी। दूसरी बात, एक बात बताओ कि जब मैंने तुम्हारा ग्रुप बनाया है, तो वो जब तुम सबको पर्सनल मैसेज करके ही अपनी डाउट पूछनी है, और जो भी चीज़ है जब तुम्हें पर्सनल ही शेयर करनी है, तो फिर मैं ग्रुप डिलीट कर देती हूँ ना। अरे वो वैसे ही सेंड हो गए। आपकी बात नहीं कर रही, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं पर्सनल, जिसने पर्सनल मैसेज किया है किसी का रिप्लाई नहीं गया होगा। तुम्हें इसमें तो तुम्हें मैं नहीं ऐसे पता कि करता हूँ। इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, तो तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट मैसेज भी होगा ना वो भी नहीं देखा जाएगा। और ग्रुप में अगर तुम कुछ भेजोगे तो मुझे ये रहेगा कि हाँ, ग्रुप में किसी की डाउट आई है, किसी ने कोई मैसेज किया मुझे टैग करके, तो मुझे देखना है क्या कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, और मेरे रिगार्डिंग हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत रिप्लाई करूंगी वहां पे। तुम्हारा ही बेनिफिट है। जी। तो कोशिश किया इसमें करो कि आप जो भी डाउट हो तुम्हें, या तुम्हें कुछ भी पूछना हो, आप मुझे ग्रुप में टैग करके पूछो, चाहे वो छोटे से छोटी कितनी भी डाउट हो आपकी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे ग्रुप में टैग करो, आप मुझे ग्रुप में बोलो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी। इसमें नोट्स में मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसे मतलब बहुत सी चीजें मतलब नोट्स में ना वो पहले वाले आपके वाले बना रखे हैं ना, तो जो मतलब अलग होती हैं वो उसमें लिख लेता हूँ। ये जो मतलब क्लास वाले नोट्स होते हैं कि पूरे बिल्कुल ही दोबारा से बनाऊं। वैसे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादातर चीजें तो वही है। कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस वो लिख लेता हूँ, बाकी शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। जैसे आपको सही लगे। और मुझे गलत चीज भी तो सही लग सकती है। तो आप कोशिश करना कि आप ग्रुप में ही, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी है ना, तो आप मुझे ग्रुप में ही दो। अगर कोई ऐसी बात है जो आप ग्रुप में नहीं बोल सकते, तो फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं कि तुम हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो। वो मेरे लिए हर स्टूडेंट का पर्सनल रिप्लाई करना एक ही चीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मे भी पता नहीं तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बट सॉरी कि मतलब पर्सनल नहीं, कि एक क्वेश्चन भी डाउट में आ रहा है तो तुम उसे पर्सनल, जब मैंने ग्रुप बनाया है तो ग्रुप किस लिए बनाया है? डिस्कस करने के लिए ही तो बनाया है ना। आप पहले सब मिलके डिस्कस करो, अगर वो कॉमन डाउट में आती है, तुम में से किसी से नहीं सॉल्व होती है, तो मैं उसे ऑटोमेटिकली, मैं खुद ही उसे ऐड कर दूंगी जब मैं डाउट सेशन लूंगी। तो तुम्हें इतना परेशान होने की नीड ही नहीं है। दूसरी बात, 1 मिनट रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स के बारे में बताती हूँ।